जय हिंद दोस्तों, आप सभी का केएमटी क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज जो टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो आइए जानते हैं सामान्य परिचय। इनका पूरा नाम सिगमंड फ्रायड, जन्म 6 मई 1856 ईस्वी, मृत्यु 23 सितंबर 1939 ईस्वी, निवासी है ऑस्ट्रिया के निवासी है। इन्होंने जो सिद्धांत दिया है वो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है। दोस्तों, सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रिया के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए एक सिद्धांत दिया जो फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, फ्रायड साइकोएनालिटिकल थ्योरी कहलाया, जिसमें इन्होंने व्यक्ति के मानसिक क्रियाओं और व्यवहार से संबंधित अध्ययन किया। मनोविश्लेषण फ्रायड ने व्यक्तित्व के जिस सिद्धांत को प्रतिपादित किया, व्यक्ति के या व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहलाया। मनोविश्लेषण मुख्यतः मानव के मानसिक क्रियाओं और व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है, किंतु इसे समाज में भी लागू किया जा सकता है। फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना। फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत व्यक्तित्व की संरचना का वर्णन दो मॉडल के आधार पर करता है। पहला, आकारात्मक मॉडल। आकारात्मक मॉडल। दूसरा जो है गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल। जानते हैं कि आकारात्मक मॉडल क्या है। आकारात्मक मॉडल सिगमंड फ्रायड ने अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में आकारात्मक मॉडल को प्रस्तुत किया। इसमें फ्रायड ने मन की तीन अवस्था को बताया। फ्रायड ने मन की तीन अवस्था को बताया: चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, अर्धचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, जिसको इन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। इसे समझाने के लिए उसने बर्फ की चट्टान, ये बर्फ की पूरी चट्टान है, आइसबर्ग का उदाहरण दिया। फ्रायड के अनुसार जैसे समुद्र में बर्फ का चट्टान कुछ भाग पानी के बाहर होता है, अधिकांश भाग पानी के अंदर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं समुद्र है। समुद्र में जो चट्टान है, चट्टान जो मैक्सिमम भाग पानी के अंदर है और कुछ भाग पानी के ऊपर है और एक सतह पे है। उसी प्रकार जो भाग पानी के बाहर है, यानी जो भाग ये जो पानी के बाहर है, जो भाग पानी के बाहर है उसे इन्होंने चेतन मन कहा है, कॉन्शियस माइंड, यानी चेतन मन, जो लगभग 10% होता है। कितना? 10%, 10%। जबकि अधिकांश भाग जो पानी के अंदर है, ये जो यहाँ से लेके जो इतनी भाग है जो पानी के पूरा अंदर है, उसे अचेतन मन कहा है, अनकॉन्शियस माइंड। ये है अनकॉन्शियस माइंड, जो लगभग 90% है। जो भाग पानी के बाहर और अंदर दोनों है, यानी पानी के बाहर और अंदर दोनों के बीच की स्थिति में है, उसे अर्धचेतन मन कहा, जिसका कोई आकार साइज नहीं होता है, यानी जो ये सतह पे है, जो भाग पानी के बाहर है, जो भाग अंदर है और उसके जो सतह पे है वो जीरो अवस्था होती है, यानी अर्धचेतन है। यहाँ आप समझ सकते हैं। इसको और अधिक स्पष्ट इस प्रकार से किया जा सकता है। चेतन मन। चेतन मन यानी कि मन, जो चेतन मन होता है मस्तिष्क की, वो जागृत अवस्था कहलाता है। ये जो चेतन है, कॉन्शियस माइंड है, ये जागृत अवस्था में है, यहाँ सब पता चलता रहता है। अर्धचेतन मन, फ्री कॉन्शियस माइंड या सब कॉन्शियस माइंड या हाफ कॉन्शियस माइंड, ये चेतन और चेतन के बीच की अवस्था है, ये जीरो अवस्था में होता है। ये जो यहाँ आप सतह देख रहे हैं, ये जो है फ्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस माइंड है, ये शून्य की अवस्था होती है। तो चेतन और अचेतन के बीच की अवस्था होती है। हम याद की गई बातों को भूल जाते हैं, थोड़ा जोर देने पर वो याद आ जाता है। अचेतन मन,
अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन मस्तिष्क की वह अवस्था है जिसमें दुख या दबी इच्छाएं या कटु अनुभव आदि होते हैं। इसमें वो सारी दमित इच्छाएं इसमें स्टोर रहता है। और दूसरा आता है गत्यात्मक मॉडल या संरचनात्मक मॉडल। फ्राइड के अनुसार मूल प्रवृत्तियों से उत्पन्न मानसिक संघर्षों का समाधान, यानी कि फ्राइड कहते हैं जो मूल प्रवृत्तियों से उत्पन्न होती है मानसिक संघर्ष, अब उसका समाधान जिस साधनों द्वारा होता है वे सभी गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल के अंतर्गत आते हैं। फ्राइड ने इसके भी 3 साधन बताए हैं। पहला ईड, दूसरा ईगो, तीसरा सुपर ईगो। इदम, अहम और पराहम। क्लियर? इदम ये व्यक्ति के जन्मजात होता है, यानी यह व्यक्ति के अंदर जन्मजात होता है और यह सुखदायी सिद्धांत पर आधारित होता है, अर्थात इसमें व्यक्ति केवल सुख की कल्पना करता है, किसी भी तरीके से उसे सुख मिलना चाहिए, सुख की कल्पना करता है। ईड अचेतन मन से जुड़ा होता है। ईड जो है यानी ईदम अचेतन मन से जुड़ा होता है। किस मन से जुड़ा होता है? अचेतन मन से जुड़ा होता है। इसका अर्थ होता है कि ये अपनी दबी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। इसकी जो दबी इच्छाएं हैं उन सभी की पूर्ति करना चाहता है, जिसमें काम प्रवृत्ति सबसे बड़ा सुख होता है। इदम वास्तविक प्रवृत्ति से जुड़ा होता है। इसकी प्रवृत्ति जो होता है वो पशु प्रवृत्ति के समान होता है। क्लियर है? यहाँ पे आप देख सकते हैं ईट को। दूसरा आता है ईगो, यानी कि अहम। अहम में बुद्धि, चेतन, तार्किकता होती है। यह वास्तविकता पर निर्भर करता है, यह रियलिटी पर निर्भर करता है। यह अर्धचेतन मन से जुड़ा होता है। अर्धचेतन मन से जुड़ा होता है, इसमें व्यक्ति कार्य करने के लिए विचार करता है और इसमें उचित अनुचित का ज्ञान होता है। इसमें उचित और अनुचित का ज्ञान होता है। इसकी प्रवृत्ति जो होता है, इसकी प्रवृत्ति मानवतावादी होती है, यह रियलिटी से जुड़ा होता है, ईगो। तीसरी बात आती है पराअहम, यानी सुपर ईगो। पराअहम में आदर्शवादी आध्यात्मिक प्रवृत्ति की अवस्था होती है। पराअहम पूरी तरह सामाजिकता और नैतिकता पर आधारित होती है, यानी कि ये मोरलिटी पर आधारित होती है, सुपर ईगो जो है। क्लियर है? यहाँ पे आप देख सकते हैं सुपर ईगो यहाँ चेतन मन से जुड़ा होता है, यानी सुपर ईगो जो होता है वो चेतन मन से जुड़ा होता है। जिस व्यक्ति में पराअहम अधिक होता है उसके अंदर बुरे विचारों नहीं आते, यानी वो बुरे विचारों से दूर होता है। इसकी प्रवृत्ति होता है वो देवत्व वाली प्रवृत्ति होता है, देवताओं की तरह रहने की प्रवृत्ति, देवत्व प्रवृत्ति। सिगमंड फ्रायड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। सिगमंड फ्रायड ने इस सिद्धांत में काम प्रवृत्ति को विकास का महत्वपूर्ण अंग माना है। इसके लिए सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया है। लिबिडो, लिबिडो काम प्रवृत्ति को कहते हैं, जिसमें सुख की अनुभूति होती है। फ्रायड ने अपने इस सिद्धांत में प्रेम, स्वप्रेम, काम प्रवृत्ति को लिबिडो कहा है। इसको प्रेम ने और काम प्रवृत्ति को फ्रायड ने लिबिडो कहा है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है जिसका पूर्ण होना आवश्यक है। इन प्रवृत्तियों को दबाया जाता है तो व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है। फ्रायड कहते हैं ये जो लिबिडो है ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है, अगर इस प्रवृत्तियों को दबाया जाता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है? कुसमायोजित हो जाता है। इसलिए फ्रायड के अनुसार इन प्रवृत्तियों को दबाना नहीं चाहिए। सिगमंड फ्रायड की मनोलैंगिक विकास की जो अवस्थाएं हैं वो इस प्रकार हैं। स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। पहला जो अवस्था है वो मुखावस्था, यानी कि ओरल स्टेज, ये जन्म से लेके 1 वर्ष तक रहता है। दूसरा अवस्था जो है गुदावस्था, एनल स्टेज, 1 वर्ष से लेके या 2 वर्ष तक होता है। तीसरा अवस्था लिंग प्रधानावस्था, पहली स्टेज, ये 2 वर्ष से लेके 5 वर्ष तक होता है। तीसरा अवस्था अव्यक्तावस्था, लेटेंसी स्टेज, जो 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक होता है।
पांचवा जो अवस्था है वो जननेन्द्रिय अवस्था है, जेंटल स्टेज। जेंटल स्टेज 12 वर्ष के बाद की अवस्था। जानते हैं पहली अवस्था यानी मुखावस्था, ओरल स्टेज, जन्म से लेके 1 वर्ष तक। इसमें मनोलैंगिक विकास की यह पहली अवस्था है। 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में की इस अवस्था होते हैं, यानी कि जो बच्चा 1 वर्ष से कम होता है उसमें यह अवस्था होती है। इस अवस्था में लिबिडो का क्षेत्र मुख द्वारा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बालक में मुख से करने वाली क्रियाओं से आनंद की अनुभूति होती है, जैसे काटना, चूसने इत्यादि। यहाँ पे देखिए, ये जो 1 वर्ष से कम की अवस्था है, यानी बच्चा यहाँ पे किन किन तरह की क्रियाएं करता है, काटना, पकड़ना, रोना, चिल्लाना, चीखना, दूध पीना इत्यादि क्रियाएं करता है। फ्रायड ने इस अवस्था में व्यक्ति के दो व्यक्तित्व विकसित करते हैं, यानी कि इस अवस्था को फ्रायड ने 2 भागों में विकसित किया है। पहला जो है मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व, ओरल पैसिव पर्सनालिटीज, यानी कि आशावादी विश्वास का गुण। मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व, ओरल पैसिव पर्सनालिटी। फ्रायड कहते हैं कि इस अवस्था में बच्चों के अंदर आशावादिता के गुण या विश्वास के गुण इत्यादि पाया जाता है। दूसरा जो है मुखवर्ती अनुवर्ती आक्रामक व्यक्तित्व, ओरल अग्रेसिव पर्सनालिटी, ओरल अग्रेसिव पर्सनालिटी। फ्रायड के अनुसार, फ्रायड कहते हैं कि इस अवस्था में बच्चों के अंदर शोषण, प्रभुत्व, दूसरों को पीड़ा देना इत्यादि गुण पाए जाते हैं। फ्रायड ने धूम्रपान की आदतों को लिबिडो की अल्प संतुष्टि माना है। फ्रायड ने धूम्रपान की आदतों को लिबिडो की अल्प संतुष्टि माना है। क्लियर। दूसरी अवस्था आता है एनल स्टेज, यानी गुदावस्था। ये जो 1 वर्ष से लेके 2 वर्ष तक चलता है, 1 वर्ष से लेके 2 वर्ष तक। तो इस अवस्था में बच्चा, ये मनोलैंगिक की दूसरी अवस्था है। इसमें कामुकता का क्षेत्र मुख की जगह गुदा से होता है, जिसके कारण बच्चों को मलमूत्र त्यागने और उन्हें रोकने आनंद की अनुभूति करते हैं, रुकने में आनंद की अनुभूति करते हैं। इसी अवस्था में बालक प्रथम बार अंतद्वंद की अनुभूति करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गुदावस्था में किस प्रकार की क्रियाएं बालक करते हैं। क्लियर है। अगली जो अवस्था है लिंग प्रदान अवस्था, पहले की स्टेज, ये 2 वर्ष से लेके 5 वर्ष तक रहता है। ये मनोलैंगिक विकास की तीसरी अवस्था है। इसमें लिबिडो का स्थान जननेन्द्रिय होता है। इस अवस्था में लड़के में मातृ प्रेम की उत्पत्ति, लड़कियों में पितृ प्रेम की उत्पत्ति होती है, जिसका कारण फ्रायड ने लड़कों में मातृ मनोगंती ऑडिपस कॉम्प्लेक्स तथा लड़कियों में पितृ मनोगंती इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स को बताया है। मातृ मनोगंती ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के कारण लड़कों से अचेतन मन में अपनी माता के प्रति लैंगिक प्रेम की इच्छा होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के कारण जो लड़के होते हैं वो उनका झुकाव अपने माता के प्रति होता है, लड़कों का झुकाव माता के प्रति होता है। ये ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के कारण है, यानी मातृ मनोग्रंथि के कारण। लड़कियों में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, पितृ मनोग्रंथि यानी इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के कारण लड़कियों में अपने पिता के प्रति लैंगिक आकर्षक उत्पन्न होने लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लड़कियों का जो झुकाव होता है अपने पिता के प्रति होता है। ये फ्रायड ने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स को बताया है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के कारण लड़कियों का जो झुकाव होता है या आकर्षक होता है अपने पिता के प्रति होता है, और लड़कों का झुकाव जो होता है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के कारण माता की तरफ होता है, मातृ मनोग्रंथि के कारण माता की तरफ होता है, और लड़कियों का झुकाव जो होता है पितृ मनोग्रंथि के कारण पिता की तरफ होता है। क्लियर है। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट आता है अव्यक्तावस्था, लेटेंसी स्टेज। ये 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक चलता है। ये मनोलैंगिक विकास की चौथी अवस्था है। इसमें लिबिडो का क्षेत्र अदृश्य हो जाता है। लिबिडो का जो क्षेत्र होता है वो अदृश्य हो जाता है। यह प्रत्यक्ष नहीं होता है, लेकिन
माना जाता है कि यहाँ सामाजिक कार्यों और हम उम्र के बच्चों के साथ खेल अदृश्य लिबिडो की संतुष्टि को प्राप्त करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चौथी अवस्था में, अव्यक्तावस्था में, यहाँ पे सभी जो बच्चे हैं वो आपस में खेलते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, और इस सामाजिक कार्यों के कारण ही उनका यहाँ पे जो लिबिडो है वो लुप्त हो जाता है या अदृश्य हो जाता है। तो इनके जो ये सामाजिक कार्य है या सामाजिक खेल है, इसी की संतुष्टि से वो लिबिडो की संतुष्टि करते हैं। एक बार फिर से इसको स्पष्ट कर देते हैं कि यह जो चौथी अवस्था है इसमें लिबिडो का क्षेत्र अदृश्य हो जाता है। इसमें बच्चा क्या करता है, सामाजिक कार्यों और अपने उम्र के साथियों के साथ, बच्चों के साथ खेलकर अदृश्य लिबिडो की संतुष्टि करते हैं। जो इनकी लिबिडो अदृश्य यहाँ पर हो जाती है उसको अपने साथियों के साथ खेलकर, सामाजिक कार्यों को कर वो उसकी संतुष्टि करते हैं। क्लियर। पांचवा जो अवस्था है जननेंद्रिया अवस्था। जननेंद्रिया अवस्था यानी जेंटल स्टेज, यह 12 वर्ष के बाद चलता रहता है। यह मनोलैंगिक विकास की पांचवी अवस्था है। ये 12 वर्ष के बाद निरंतर चलती रहती है। इसमें हार्मोन्स का निर्माण होने लगता है, जिसके कारण इस अवस्था में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षक होने लगता है। ये आकर्षक बहुत तीव्र हो जाता है। यहाँ पे ये जो किशोरावस्था का एज आ जाता है, इस एज में विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षक उत्पन्न होने लगता है। इसमें हार्मोन्स उत्पन्न होने लगता है, जिसके कारण लड़के लड़कियों के प्रति, लड़कियां लड़कों के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। क्लियर है। फ्राइड ने स्वमोह यानी नर्सिसिज्म के बारे में भी बताया है। स्वमोह क्या है? फ्राइड ने बताया कि स्वमोह जब बालक शैशवावस्था में होता है तो जब वह शैशवावस्था में होता है तो अपने रूप पर मोहित हो जाता है, यानी स्वमोह, स्वयं से मोह करने लगता है, यानी स्वयं अपने आप से प्रेम करने लगता है। तो फ्राइड ने इसे स्वमोह कहा है, नर्सिसिज्म। इस प्रकार स्वमोह, आत्म प्रेम, फ्राइड ने नर्सिसिज्म शब्द दिया है, यानी कि आत्म प्रेम या स्वमोह शब्द का प्रयोग किया है। नर्सिसिज्म किशोर अवस्था में यानी किशोरावस्था में सर्वाधिक होता है। क्लियर है। हमने जाना सिगमंड फ्राइड द्वारा दिया गया सिद्धांत। और आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं